अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत में नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 1000 साल में पहली मर्तबा ब्रिटेन के शाही महल में गूंजी अजान की आवाज। शाही महल विंडसर कैसल में दावत इफ्तार का एहतमाम। जंग से तबाहहाल गजा के शहरियों के मलबे के ढेर पर इज्तिमाई रोज़ा इफ्तार की तस्वीर हुई वायरल। इसराइल की सख्त पाबंदियों के बावजूद क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा में 80,000 फ़लस्तीनियों ने अदा की नमाज इशा व तरावी। बॉयकॉट, इसराइली खजूरों ने उड़ा दी इसराइली एक्सपोर्टर्स की नींद। 40,000 टन इसराइली खजूरों की मार्केट हुई शदीद मुतासिर। इसराइली खजूर और मजदूर की सप्लाई शदीद मुतासिर। यूक्रेन में मिल सकती है रूस को बड़ी कामयाबी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लिया बड़ा फैसला। यूक्रेन के लिए तमाम अमेरिकी फौजी इमदाद रोक दी। मुगल बादशाह औरंगजेब ने बनवाए कई मंदिर। जालिम नहीं थे मुगल बादशाह, उनकी फौज में थे कई हिंदू कमांडर। अबू आसिम आजमी ने मुगल बादशाह की बताई तारीख तो भड़क गए शिवसेना। समाजवादी पार्टी लीडर के खिलाफ दर्ज की FIR। यूपी में रमजान के दौरान मस्जिदों से लाउड स्पीकर के उतारे जाने पर मायावती को आया गुस्सा। कहा, मुसलमानों के साथ कर रही है सौतेला सुलूक सरकार, समाज में भाईचारे को हो सकता है नुकसान। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अपनी 1000 साल तारीख में पहली बार ब्रिटेन के शाही महल विंडसर कैसल में इफ्तार की दावत का एहतमाम किया गया और इस बरतानवी शाही महल में अजान की गूंज सुनाई थी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सेंट जॉर्ज हॉल आमतौर पर सरबराहान मुमलिकत की तफरीह और खुसूसी दावतों के लिए इस्तेमाल होता है। ताहम पहले रमज़ान को इफ्तारी के वक्त यहाँ मुसलमानों की गहमा गहमी थी। ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया था और मगरिब की अजान इमारत में गूंज रही थी। अजान की आवाज़ सुनते ही रोज़ादारों ने सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए खजूरों से रोज़ा खोला। सेंट जॉर्ज हॉल में 350 से ज़ायद मुसलमानों ने जज्बे मजहबी हम आहंगी और रवादारी के तहत रमज़ान का पहला रोज़ा खोला। काबिज़ इजरायली फ़ौज की तरफ से फ़लस्तीनी नमाजियों की मस्जिद अक़सा में दाखिले और वहाँ पर इबादत पर आयत गैर इंसानी पाबंदियों के बावजूद हज़ारों फ़लस्तीनियों ने गुज़िश्ता शब मस्जिद अक़सा में इशा और तरावी की नमाज अदा की। तकरीबन 80,000 फ़लस्तीनियों ने इसराइली काबिज़ हुक्काम की तरफ से आयत पाबंदियों के बावजूद बाबरकत मस्जिद अक़सा में गुज़िश्ता शब इशा और नमाज तरावी अदा की। अल-कुद्स में इस्लामी औक़ाफ़ के महकमे का कहना है कि काबिज़ हुक्काम की तरफ से मुसल्लत की गई पाबंदियों के बावजूद तकरीबन 70,000 फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक़सा के अंदर इशा और तरावी की नमाज अदा की। उधर गुज़िश्ता 1.5 साल से ज़ायद अरसे से लगातार बमबारी और खूनरेज़ी का सामना कर रहे शहर गजा के मज़लूम व तबाहहाल फ़लस्तीनियों ने अपना पहला इज्तिमाई इफ्तार मलबे के दरमियान किया। गजा के मज़लूम फ़लस्तीनियों को 15 माह के तवील अरसे बाद इसराइली जरहियत से आरज़ी सुकून नसीब हुआ है। 7 अक्टूबर 2023 को गाज़िब रियासत की जानिब से शुरू होने वाली बर्बरियत में टनों के हिसाब से बारूद बरसाकर 48,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद और शहर को मलबे का ढेर बनाया गया। मुसलसल 15 माह तक मौत का रक़्स देखने और अपने प्यारों के जनाजे उठाने वाले बुलंद हिम्मत फ़लस्तीनियों ने माह मुक़द्दस आते ही सारे गम भुलाकर इस्तक़बाल रमज़ान के लिए तैयारियां की। तबाहहाल इमारतों के मलबे से भरी पड़ी सड़कों की सफाई और टूटी फूटी दीवारों पर रंग व रोगन किया गया।
ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ رمضان میں اسرائیلی کھجوروں کے بائیکاٹ نے اسرائیلی ایکسپورٹرز کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ حالانکہ اس سال غزہ جنگ کی وجہ سے بڑے پیمانے پر اسرائیلی کھجوروں کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق رمضان المبارک کے دوران کئی عرب اور اسلامی ممالک میں اسرائیلی کھجوریں برسوں سے دسترخوان کا حصہ بنتی رہیں، تاہم اکتوبر 2023 میں غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے آغاز کے بعد شروع ہونے والی بائیکاٹ مہم نے اسرائیلی کھجوروں خصوصاً المجدول کی سپلائی کو شدید متاثر کیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق عالمی سطح پر کھجوروں کی مارکیٹ تقریباً 80 لاکھ ٹن کی ہے، جس میں اسرائیل کا حصہ تقریباً 40,000 ٹن ہے۔ اسرائیلی کھجوروں کا 80% حصہ المجدول کھجوروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسرائیل زیادہ تر کھجوریں مقبوضہ مغرب کنارے کی غیر قانونی یہودی بستیوں میں اگاتا ہے۔ خاص طور پر الغورن بستی میں سالانہ 30,000 ٹن المجدول کھجور پیدا ہوتی ہے، جو اسرائیل کی مجموعی کھجور کی پیداوار کا 75% حصہ ہے۔ غزہ جنگ کی وجہ سے اسرائیلی کھجوروں کے بائیکاٹ میں اس سال شدت دیکھی جا رہی ہے، اور لوگ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اپنی ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے اسرائیلی کھجور نہ ہی خرید رہے ہیں بلکہ دوسروں کو خریدنے سے بھی روک رہے ہیں۔ اسرائیل کے نارتھ شہر حیفا میں ایک بس اڈے پر چاقو بردار نوجوان نے مسافروں پر حملہ کر دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق عینی شاہدین نے بتایا کہ حملہ ور ایک بس سے اترا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر بس کے انتظار میں کھڑے مسافروں پر چاقو کے وار کر دیا۔ حملے میں ایک 60 سالہ مسافر ہلاک جبکہ 4 شدید زخمی ہو گئے، جن میں سے 3 کی حالت نازک ہونے کی وجہ سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ سیکورٹی گارڈ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے چاقو بردار حملہ ور کو گولیاں مار کر قتل کر دیا، جس کی شناخت اسرائیلی شہری کے طور پر ہوئی ہے۔ حملہ ور کا تعلق اسرائیل کی دروز کمیونٹی سے ہے اور وہ مبینہ طور پر جرمنی کی شہریت بھی رکھتا ہے، اور 1 مہینے قبل ہی وہ واپس اسرائیل لوٹا تھا۔ اسرائیلی افواج نے شام میں غیر قانونی پیش قدمی کرتے ہوئے سرحد سے 13 کلومیٹر اندر تک غیر اعلانیہ قبضہ کر لیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی آرمی کی سیرین ٹیریٹریز میں غیر قانونی پیش قدمی کا سلسلہ جاری ہے، اور اسرائیلی فوج مسحرہ پر قبضے کے بعد تل المال کے پہاڑ تک پہنچ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ڈرونز اور ہیلی کاپٹرز کی پروازیں جاری ہیں، جبکہ علاقے میں بلڈوزر کے ساتھ فوجی کمک بھی موجود ہے۔ واضح ہے کہ درا کا علاقہ تل المال وہ جگہ ہے جہاں سابق اسد حکومت کی فوج کی چوکی موجود ہوا کرتی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے لیے تمام فوجی امداد روک دینے کا بڑا اعلان کر دیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی امن نہیں چاہتے، امریکہ انہیں زیادہ دیر برداشت نہیں کرے گا۔ ذرائع کے مطابق امریکی صدر نے اپنے ٹروتھ سوشل اکاؤنٹ پر یوکرینی صدر کے بیانات کی تصویر پوسٹ کی، جس میں انہوں نے زور دیا تھا کہ روس کے ساتھ جنگ کا خاتمہ بہت دور ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان الفاظ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ یہ بدترین بیان ہے جو زیلنسکی کی طرف سے دیا جا سکتا ہے، امریکہ اسے زیادہ دیر برداشت نہیں کرے گا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ زیلنسکی اس وقت تک امن نہیں چاہتے جب تک امریکہ اور یورپ کی حمایت حاصل ہو۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دن بدن تعلقات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اب پاکستان اور افغان فورسز کے درمیان طورقم کی سرحدی گزرگاہ پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ یہ بات پاکستانی حکام کی جانب سے بتائی گئی ہے۔ خیال رہے کہ طورقم کی سرحدی گزرگاہ گزشتہ 11 دنوں سے بند ہے، اور اس کی وجہ افغانستان کی طرف سے نئی بارڈر پوسٹ کی تعمیر کے سبب پیدا ہونے والا تنازع بتایا جا رہا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق طورقم کی سرحدی گزرگاہ پر فائرنگ کے اس تبادلے میں دونوں جانب سے کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ لگاتار یوں ہی جاری رہے گا۔ فی الحال رکتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے۔
ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज। मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ करने को लेकर महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी सदर अबू आसिम आजमी के खिलाफ शिवसेना शिंदे पार्टी ने मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि अबू आसिम आजमी ने मुंबई में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि सारी गलत तारीख दिखाई जा रही है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए, औरंगजेब जालिम नहीं थे। मैंने औरंगजेब के बारे में जितना पढ़ा है, उसने कभी भी आवाम का पैसा अपने लिए नहीं लिया। उनका इख्तिदार बर्मा यानी मौजूदा म्यांमार तक फैला हुआ था। उस वक्त मुल्क को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अबू आसिम आजमी ने कहा, मुझे लगता है कि वो एक अजीम हुक्मरान थे। उनकी फौज में कई हिंदू कमांडर थे। आजमी ने ये बयान हालिया रिलीज प्रोपेगेंडा मूवी छावा को लेकर दिया था। बहरहाल जब इस मामले पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया, तब अबू आसिम आजमी ने एक और वीडियो जारी करते हुए कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मैंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में वही कहा जो तारीख में दर्ज है। 3 मार्च जब असेंबली ख़त्म हुई, जब मैं बाहर निकला तो टीवी वालों ने मुझसे कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को औरंगज़ेब की तरह पेश किया है कि उनकी छवि उस तरह की। देखिए, मैं जब उन्होंने औरंगज़ेब की बात किया तो मैंने पहले पढ़ा है कि सतीश चंद्र जी को, आदरी टुस्के को, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गवा, इनकी स्टेटमेंट में मैंने कुछ बोला है जो तारीफ़ें की हैं उनकी, कि मंदिरों को उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने क्या, इन सब लोगों के स्टेटमेंट में है। इस पर मैंने औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बोला, लेकिन इस बात को इतना बढ़ा दिया गया कि जैसे लगता है कि एक तूफान आ गया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, राजश्री साहू महाराज हो, इन जैसे तमाम महान पुरुषों का हम आदर करते हैं और हमें आदर करना, पूरे देश को आदर करना चाहिए। हम आदर करते हैं। इन्होंने सारे समाज के लिए, सारे धर्म के लोगों को बराबर का दर्जा दिया था। मैंने इन हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगज़ेब की तारीफ़ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष, चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। असेंबली चलना चाहिए, असेंबली में बहुत सारे काम है। इन इशू पर असेंबली रोकी जाए, मैं समझता हूँ ये महाराष्ट्र की जनता का बहुत सारा काम रुकेगा। बहुजन समाज पार्टी में बची रस्साकशी के दरमियान बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अब रमजान में लाउड स्पीकर उतारे जाने की कार्रवाई पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि सरकार को बिना पार्शियलिटी के सभी मज़ाहिब के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत सभी मजहबों को एहतराम देने वाला जमहूरी मुल्क है। ऐसे में मरकज व रियासत की बीजेपी हुकूमतों को बिना तफरीक के सभी मज़ाहिब के मानने वालों के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। लेकिन अब मुसलमानों के साथ मजहबी मामलात में भी जो सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है, ये नाइंसाफी है। मायावती ने आगे लिखा कि इससे समाज में अमन व आपसी भाईचारा बिगड़ना कुदरती है, जो काबिल तशवीश है। बीजेपी हुकूमतों को इस जानिब जरूर ध्यान देना चाहिए। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाएगा। इससे कबल ऑल इंडिया वुमेन्स कांग्रेस की सदर अलका लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में ख़वातीन के खिलाफ हो रहे संगीन जराइम का पर्दाफाश किया है। देश के लगभग 28 राज्यों के दौरे एक नहीं, दो नहीं, तीनों बार, अनेकों बार कर चुकी हूं। अभी 10 दिन के दौरे करके मैं कल ही दिल्ली लौटी और खबरें जो देश भर से हमारे सामने, खासतौर से नाबालिग बेटियों के साथ जघन्य अपराध, कोई भी खबर पड़ेगा, ये खबरें आपको हिलाकर रख देंगी। नाबालिग बेटियों के साथ भाजपा की डबल इंजन की सरकारों में जो कुछ भी हो रहा है, वो बिल्कुल मैं कहूंगी देश के सामने आज रखने की मेरी जिम्मेदारी है, रख भी रही हूं। और ये साबित होता है कि देश में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें हमारी बेटियों के लिए एक अभिशाप साबित हो रही हैं। मैं शुरू करती हूं मामला महाराष्ट्र से, जहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। महिला है, सांसद है महाराष्ट्र से भाजपा की, केंद्रीय मंत्री भी हैं। इन्हीं की नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ का मामला हमारे सामने आया है। केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से की नाबालिग बेटी और दोस्तों के साथ
छेड़खानी होती है। महिला मंत्री को, केंद्रीय मंत्री को खुद जाकर एफआईआर करानी पड़ रही है और एफआईआर के बाद पता लगता है कि जिन्होंने इस अपराध को किया है वो कोई और ही नहीं, भाजपा के ही पूर्व पार्षद पीयूष मोरे, भाजपा के ही है लड़के। और इनकी तस्वीरें देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री जी के साथ, पूर्व मुख्यमंत्री राज्य के उप मुख्यमंत्री के साथ, भाजपा नेताओं के साथ, इन अपराधियों की, जो अपनी ही भाजपा की नेता, केंद्रीय मंत्री की नाबालिग बेटी को छेड़ने में भी एक बार सोचते या डर नहीं आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर ही दिख रहा है कि चल क्या रहा है। सरकार, भाजपा की डबल इंजन की सरकार किसे समर्थन दे रही है, ये अपने आप में बेहद गंभीर मामला है। मुझे लगता है बिल्कुल केंद्रीय मंत्री हैं, महिला हैं, रक्षा खर्च से अगर इन्हें न्याय नहीं मिलता तो उन्हें प्रोटेस्ट के तहत इस्तीफा देकर सरकार से बाहर आकर बेटी अपनी ही नहीं, दूसरी बेटियों जिनका जिक्र मैं करने वाली हूं, उनकी लड़ाई को लड़ना होगा। महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर धनंजय मुंडे ने आखिरकार अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। धनंजय मुंडे का इस्तीफा उनके पीए प्रशांत जोशी ने सीएमओ पहुंचकर पेश किया। देवेंद्र फडणवीस ने मुंडे का इस्तीफा कबूल भी कर लिया है। दरअसल धनंजय मुंडे के करीबी मुआविन वाल्मीकि कराड़ को सरपंच संतोष देशमुख के कत्ल के मामले में मुलजिम बनाया गया। इस दौरान की कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही थी, जिसकी वजह से बीजेपी हुकूमत पर दबाव था। यही वजह है कि गुज़िश्ता रात मीटिंग में सीएम ने मुंडे को इस्तीफा देने के लिए कह दिया था। मुंडे महाराष्ट्र के जिला बीड़ के परली से एनसीपी अजित पवार ग्रुप के एमएलए हैं। इससे पहले वो बीड़ के इंचार्ज मिनिस्टर भी रह चुके हैं। दिल्ली में बीजेपी हुकूमत के बनने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भाजपा के इंतखाबी वादों को पूरा कराने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। इसी के तहत साबिक सीएम आतिशी ने आप वर्कर के हमरा प्रोटेस्ट करते हुए सवाल किया कि दिल्ली की खवातीन के बैंक अकाउंट में 2500 रुपए कब आएंगे। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। 1000 साल में पहली मरतबा ब्रिटेन के शाही महल में गूंजी अजान की आवाज। शाही महल विंडसर कैसल में दावत इफ्तार का एहतमाम। जंग से तबाहार गजा के शहरियों के मलबे के ढेर पर इज्तिमाई रोज़ा इफ्तार की तस्वीर हुई वायरल। इसराइल की सख्त पाबंदियों के बावजूद क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा में 80,000 फ़लस्तीनियों ने अदा की नमाज़ इशा व तरावी। बॉयकॉट, इसराइली खजूरों ने उड़ा दी इसराइली एक्सपोर्टर्स की नींद। 40,000 टन इसराइली खजूरों की मार्केट हुई शदीद मुतासिर। इसराइली खजूर और मजदूर की सप्लाई शदीद मुतासिर। यूक्रेन में मिल सकती है रूस को बड़ी कामयाबी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लिया बड़ा फैसला। यूक्रेन के लिए तमाम अमेरिकी फौजी इमदाद रोक दी। मुगल बादशाह औरंगजेब ने बनवाए कई मंदिर। जालिम नहीं थे मुगल बादशाह, उनकी फौज में थे कई हिंदू कमांडर। अबू आसिम आजमी ने मुगल बादशाह की बताई तारीख तो भड़क गए शिवसेना। समाजवादी पार्टी लीडर के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। यूपी में रमजान के दौरान मस्जिदों से लाउड स्पीकर के उतारे जाने पर मायावती को आया गुस्सा। कहा, मुसलमानों के साथ कर रही है सौतेला सुलूक सरकार। समाज में भाईचारे को हो सकता है नुकसान।
ورلڈ نیوز میں یہ رہی اب تک کی اہم خبریں. ملتے ہیں کل. خدا حافظ.